मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने इतनी ज्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन दे दी है उतनी तो जरूरत नहीं थी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिकॉज मुझे अभी ठीक से पता नहीं लग रहा कि मैं स्क्रीन पे हूँ कि नहीं। आप हाँ मुझे जी। देख पा रहे हैं? या वी कैन सी यू प्रॉपर्ली। यस, ओके, ग्रेट, ठीक है। ग्रेट, हाय एवरीबॉडी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया है। सो इट्स रियली नाइस टू सी यू ऑल। एंड मैंने अभी जैसे 3 बजे हैं, 3 से 3:15 के बीच में मैं आपको सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ और अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताऊंगी, और 3:15 से 3:30 हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ चैट पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई गेस सबसे ज्यादा उन्हीं को आंसर करना चाहिए अपनी पूरी बातें करने की जगह। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा। एंड टॉपिक को भी हमने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, क्योंकि हमें काफी क्वेश्चंस फंडरेज के अराउंड आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार अपनी जर्नी में आपको मैं थोड़ा सा फंड रेजिंग के बारे में भी बताऊंगी कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जैसे कि मोनिका मैम ने बोला, मैं अंबाला शहर से हूँ। अंबाला एक छोटी जगह है हरियाणा में। आप कई लोगों ने गए होंगे, सुना होगा, वरना पूरन सिंह के ढाबे के बारे में सुना होगा परिणीति चोपड़ा के बारे में सुना होगा। ये सब चीजें फेमस है अंबाला की। तो अंबाला में पढ़ने के बाद मुझे क्लास 10th में एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी ऐसे काफी अच्छे हैं अपनी पढ़ाई में। तो क्लास 10th में मैंने हरियाणा की स्टेट को टॉप किया था। तो मेरे फादर ने अपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखी सिंगापुर एयरलाइन स्कॉलरशिप की। और मैं काफी आपकी तरह ही मतलब थी, जब मेरे को पता नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है, और मैं अम्बाला में ही थी। बट उस स्कॉलरशिप ऐड देखने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ही अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं इंडिया में, अपने कॉलेज में अपने स्कूल में नंबर 1 आते हैं, उसका क्या मतलब है एक्चुअली। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई थैंकफुली 11th 12th में। और बाकी भी जो लोग थे उसमें दिल्ली मुंबई सब बड़े बड़े शहरों के लोग थे, उनके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशन थी जो मेरे पास नहीं थी। और आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा कि आप लोगों को मिलते हो जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास नहीं है, और उनको देख के लगता है कि यार इनके साथ हमारा क्या होगा। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा था, पर मैंने उस बात को इतना ज्यादा नहीं सोचा। आई सेड कि मुझे अपना बेस्ट करना है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। और वही किया। उसके बाद सिंगापुर में जाके 11th 12th में पढ़ाई करी, और फिर आगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे स्कॉलरशिप उनसे मांगी। बिकॉज आई सेड कि मेरे फादर जो है उनका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का बिजनेस है अम्बाला में, और वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं लंदन में जाके पढ़ाई करूँ। तो आप मुझे स्कॉलरशिप दीजिए प्लीज। बड़ी बड़ी लेटर्स लिखी, एप्लीकेशन लिखी। तो ये हम सब करते हैं, ये ठीक है, जरूरी मतलब जो लोग आके स्पीकर बनते हैं वो ये नहीं होते कि उन्होंने ये सब नहीं किया जो आप आजकल करने की कोशिश कर रहे होगे, शायद हम सब ये करके आए हैं यहाँ पे। तो मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, थैंकफुली वो मिल गई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसके बाद फिर मैंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया लंदन में। रोज सुबह 7:45 मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाती थी, और रात को मेरा काम 12:30 1 बजे खत्म होता था रोज। तो 5 साल तक मैं यही करती थी। और इसलिए जो लोग आज देखते हैं, कई बार लोग मैसेज करते हैं मैम आपके लिए तो बहुत इजी है, आपने तो ये कर लिया, तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें पता नहीं है कि कुछ करके ही आगे पहुंचते हैं। तो 5 साल तक दिन रात एक ही किया। मेरे पेरेंट्स भी जब लंदन घूमने आए तो मैं उनको पूरे 10 दिन में 2 बार ही डिनर पे मिली बस, क्योंकि पूरा टाइम मैं ऑफिस में रहती थी। तो इसलिए हार्ड वर्क जो है वो सबको करना पड़ता है, अपने हर क्षेत्र में करना पड़ता है हार्ड वर्क। तो वो करने के बाद जब मेरे हस्बैंड रोहन भी लंदन में थे, हमारी आफ्टर वी गॉट मैरिड, उसके बाद उनको हमेशा बिजनेस करने की बहुत ही चाहत थी कि हम कुछ अपना बिजनेस करें। तो हमने देखा कि ये कैशबैक का आइडिया जो है ये काफी पॉपुलर था यूके में, लोग कैशबैक साइट्स यूज कर रहे थे। तो हमने सोचा उसको इंडिया में लेके आते हैं। तो हम उसको इंडिया में लाए, कैश करो लॉन्च किया। और गोल्डमैन सैक्स के बैकग्राउंड के बाद जब मैं इंडिया में आई तो मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ पे। जैसे अभी कई बार आप लोग भी मुझे मैसेज करते हो, कहते हो मैम हम उनके साथ पार्टनर करना चाहते हैं पर हम किसी को जानते नहीं है। तो हम भी ऐसे ही थे, किसी को नहीं जानते थे। तो हमने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया, ट्विटर का अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, उसको ग्रो करना शुरू किया। फिर वहां से लोगों को मैसेज करे। जैसे उस समय मुझे याद है लिंक्डइन पे मैं विजय शेखर को मैसेज करती थी पेटीएम पे, कुणाल बहल को मैसेज करती थी स्नैपडील पे। आप में से कई लोग हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे मैसेजेस आगे पास कर दो कभी रितेश को कभी विजय को। तो ये सब मैं भी कोशिश करती थी उस समय। लेकिन किसी ने पास नहीं करे मैसेजेस, क्योंकि कोई नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि अभी अपने मैसेज कोई पढ़ नहीं रहा, किसी और के कहाँ पास करें। तो वो खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो खुद ही किया उसको। फिर लिंक्डइन पे मैंने जर्नलिस्ट को मैसेज किया, अपने बिजनेस के बारे में बताया। उसके बाद
ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कोशिश करते रहते कुछ ना कुछ, और बिजनेस चलने लग गया, कैश करो चलने लग गया। फिर हमने अपना पहला राउंड ऑफ फंड रेजिंग किया, जो यूके में जिन लोगों को हम जानते थे उनको हमने बोला कि आप लोग थोड़ा सा पैसा डालिए हमारी कंपनी में। पहला राउंड जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड एक तरह से आसान हो जाता है करना, कि जो जिनको आप जानते हो उनको बोलो कि चलो थोड़ा छोटा हमें राउंड करके दे दो। उस समय जैसे आजकल अब आपको दिल्ली सरकार कर रहे हैं प्रोग्राम्स, ये सब उस समय नहीं होता था, तो हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां हम जाके ये सब डिस्कशन कर सकते हैं। तो हमने पहला राउंड वहीं से किया, उसके बाद उससे लेके बिजनेस को बड़ा किया। फिर उसके बाद डिफरेंट फंड रेजिंग में अपने वीसीज जो हैं उन सबको मैसेजेस करे। उसमें से कलारी कैपिटल का मैसेज वापस आया कि ठीक है मीटिंग करते हैं। मीटिंग किया, प्रेजेंटेशन किया हर स्टेज पे। उसके बाद फिर वो कलारी ने इन्वेस्ट किया पैसा। फिर उनको बोला कि यार मिस्टर टाटा से मिलवा दो प्लीज, आप लोग तो जानते हो उनको। मिस्टर टाटा के सामने मीटिंग करवाई। मुंबई में जाके मैं मिस्टर टाटा को मिली, उनके साथ लंच किया। और लंच तो उन्होंने किया, मैंने प्रेजेंटेशन करी तो उसके बाद वो अपना टेबल पे लंच करे और मैं उधर प्रेजेंटेशन करी। और उस प्रेजेंटेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला कि यहाँ साइड पे आप प्रेजेंटेशन करो और हम यहाँ बैठ रहे हैं, सब लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साइड पे प्रेजेंटेशन करती रहूंगी तो ये मुझे देखेंगे कैसे, हमारा आई कांटेक्ट भी नहीं होगा। जब कोई आई कांटेक्ट नहीं होता किसी का तो कोई इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, हमारी कुछ रिलेशनशिप ही नहीं बनेगी। तो मैंने उनको बोला कि सर ये पिच डेक छोड़ दें, मैं आपके सामने बैठ के बस बात करती हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 मिनट है, उसमें मैं कितना ही पिच डेक को दिखा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने पिच डेक को छोड़ दिया और उनके सामने बैठ के बात करी। उनको बताया कि ये हमारा बिजनेस है, ये हम कैश करो में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुड, आप तो ऐसे बिजनेस कर रही हैं जो इंडिया में सब लोगों को पैसे बांटते हैं, और क्यों पैसा कोई नहीं लेगा अपनी शॉपिंग पे। तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। और फिर आगे हमने पिछले साल कोविड के समय एक नेक्स्ट राउंड भी किया, सीरीज बी फंड रेज किया कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स से। उसके थ्रू उसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर से टाई अप किया, बीच में एडवाइजरी फर्म्स को ढूंढा, उनको बोला कि आप हमारा पिच आगे करो। फिर उन्होंने मीटिंग अरेंज करी, ऐसे करके वो मीटिंग करके बाद में एक फंड रेज हुआ। अब इस साल 2022 में हम एक और राउंड करेंगे होपफुली। और फंडरेज कभी रुकता नहीं है बट फंडरेज पे और बताने के पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि बिजनेस क्या है, ताकि आपको वो भी थोड़ा सा समझ आएगा कि कैसे हमने उसको अप्रोच किया। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक ऐप है कैश करो करके, आप उसको अपने एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कैश करो पे देखेंगे तो अमेजोन, मिंत्रा, जियो, बिग बाजार ऐसी सारी वेबसाइट्स लिस्टेड हैं। और आप इन किसी भी वेबसाइट पे अगर कैश करो से जाके शॉप करते हैं तो आपको अपनी सारी शॉपिंग पे कैशबैक मिलेगा हमारी तरफ से। 5%, 10%, 20% मिलेगा, जो सारा कैशबैक आपके कैश करो अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा। और आप जब चाहें तो उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अमेजोन गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग उस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग इंडिया में, उनको कैसे सेविंग्स दी जाए। और ये एक तरीका है जिससे आप अपनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग पे कैशबैक कमा के पैसे बचा सकते हैं। तो कूपन्स भी है, प्राइस कंपैरिजन भी है। तो इस तरीके से हम लोग अभी जो है लगभग 400-450 करोड़ रुपए कैशबैक बांट चुके हैं इंडिया में। और हर महीने हम लोग 400 करोड़ के करीब सेल्स ड्राइव करते हैं अपने पार्टनर्स को कैश करो के थ्रू। तो कैश करो है हमारी एक और ऐप है, अर्न करो। और अर्न करो आप में से कई लोग यूज भी करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मुझे। तो अर्न करो से आप अपनी डील्स शेयर कर सकते हैं। जैसे अर्न करो में आप गए, वहां से आपने मिंत्रा की कोई डील अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी, अपने टेलीग्राम पे कर दी, और आपके लिंक से अगर कोई कुछ खरीदता है तो आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से लोग अर्न करो को यूज करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए भी। तो ये हमारे जैसे दो बिजनेस मॉडल्स हैं, और इनको अब हम आगे बड़ा कर रहे हैं। और जो लोग फंड रेज के बारे में और सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि 3-4 चीजें आपको जरूरी पहले लाइन अप करनी है। अच्छा मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अच्छा आप प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, तो प्रॉफिट अंश वर्मा, अभिषेक सोनी, आप दोनों सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे जब आप कैश करो से जाते हैं ना, लेट्स से अमेजोन पे गए, तो अमेजोन हमें 10% कमीशन देगा, हम आपको 7-7.5% कैशबैक देंगे। तो हर ऑर्डर पे हम लोग 2-2.5% अपना जो रखते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए हम जो भी ट्रांजैक्शन कैश करो के थ्रू ड्राइव करते हैं उसमें से हमारा मार्जिन होता है, और ज्यादा से ज्यादा कैशबैक वापस देते हैं। तो इसलिए हम हर ऑर्डर पे एक्चुअली कमाते हैं।
ओके, दिव्यांशी एंड मिनी उन्होंने पूछा है Swati, Swati, I think we can take the questions towards the end. I think you can complete what you अच्छा, were saying, and then we can, ठीक in है, the meantime, we can glance through the questions and come back ठीक है, to you. श्योर, ठीक है, हाँ. या एक्चुअली मैं कई बार इंस्टाग्राम लाइव करती हूँ ना, तो साथ साथ मुझे आदत होगी उनको देखने की क्योंकि काफी सारे आते रहते क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो जो लोग फंडरेज के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको फंडरेज के लिए क्या सोचना है कि आपको एक इन्वेस्टर डेक बनाना है। इन्वेस्टर डेक किसको कहते हैं? एक प्रेजेंटेशन को, कि जैसे अगर आप कभी अगर हमें ईमेल करें और बोलें कि मैम, कई मुझे लोग मैसेज भी करते हैं, मैम विल यू इन्वेस्ट इन माय स्टार्टअप, तो वो बस इतना लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि आप ऐसे मैसेजेस किसी को भेजोगे, मैम विल यू इन्वेस्ट इन माय स्टार्टअप, तो किसी को क्या पता कि क्या स्टार्टअप है, क्या विजन है, क्या नंबर्स हैं, उनको ये सब नहीं पता। तो इसलिए आपको एक दो चीजें बनानी है, एक टीजर बनाना है और एक इन्वेस्टर डेक बनाना है। टीजर का मतलब कि कोई एक पेज की समरी होनी चाहिए आपके बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस क्या है, क्या करता है, टीम में कौन है, अभी तक आपने क्या किया है, आगे क्या प्लान है, क्या कुछ आपने पायलट किया है, कि जैसे अगर आपने कुछ सर्विस लॉन्च करी, कितने लोगों ने यूज किया, क्या उसकी ट्रैक्शन है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और साथ में उसके अंदर कुछ आप ये भी लिखें कि आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा हो सकता है ये। इस जैसे बिजनेसेस क्या बाहर हैं, कोई यूएस में है, चाइना में है, यूके में, कहीं और ऐसे हैं जो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ये तो वहां पे भी कितना अच्छा चल रहा है, इंडिया में भी अच्छा चलेगा। तो ऐसा करके आपको एक टीजर बनाना है। उसके बाद आपको एक इन्वेस्टर डेक बनाना है। इन्वेस्टर डेक जो है वो एक थोड़ी लंबी प्रेजेंटेशन होती है, जो लगभग 8-10 स्लाइड्स हो सकती हैं उसके अंदर। और उसके अंदर आप अपने इन्वेस्टर डेक में पहले शुरू करें कि आप किस मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जब मैं कैश करो का डेक बनाती हूँ, तो मैं फर्स्ट स्लाइड ये डालती हूँ कि इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट कितनी बड़ी है। अभी उसके अंदर 150 मिलियन लोग शॉप कर रहे हैं, अभी ये नंबर 400 मिलियन हो जाएगा। इंडिया में कितने इंटरनेट कनेक्शन है, इंडिया में कितनी रिटेल मार्केट है, कितनी ग्रोथ है D2C सेगमेंट में। ऐसे करके एक मार्केट साइज के बारे में हम पहली स्लाइड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड होनी चाहिए कि आपका बिजनेस क्या करता है। उस बिजनेस में हमने जैसे हम कैश करो के बारे में बताते हैं कि कैश करो ऐसे चलता है कि ये सारे रिटेलर्स के साथ हमने टाई अप किया, इसमें से ये हम कैशबैक देते हैं, यूजर कैशबैक कमाता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बताते हैं कि अभी तक की हमारी ट्रैक्शन क्या है, कि हमने हर महीने कितना रेवेन्यू कमाया, हमारे हर महीने कितने यूजर्स आए साइट पे, कितने लोगों ने हमारी ऐप को यूज किया, कितने लोग वापस आते हैं। तो इस तरीके के आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। फिर आगे आपको अपने डेक में बताना है कि आप जो आप पैसा मांग रहे हैं किसी से, आप पैसा रेज करना चाहते हैं, आप उस पैसे का क्या करेंगे। आपने सोचा है कि आप टीम बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट में डालेंगे, क्या करेंगे। तो वो प्लान्स हमने उसके अंदर बताने हैं। उसके बाद आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा होगा आगे। तो जैसे अगर मैं कैशबैक की बात करती हूँ, तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि देखो, यूएस में ईबेट्स है जो $1 बिलियन कैशबैक साइट है, यूके में क्विडको है, चाइना में फैनली है, तो इंडिया में भी इतनी बड़ी कैशबैक साइट बन सकती है। तो इसलिए मैं उनको ये एग्जांपल देती हूँ कि जैसे $1 बिलियन बिजनेस बाहर है इस सेगमेंट में, मैं इंडिया में इस टाइप का सेगमेंट में बना सकती हूँ। तो दैट कवर्स द पॉइंट, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा ये बन सकता है इंडिया में। उसके बाद आप अपने डेक में डालिए अपनी टीम के बारे में, आपके साथ और कौन है। अगर आप ही आप हैं, टोटल अकेले हैं, तो हमेशा पैसा रेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर भी सोचता है कि अच्छा अकेले कोई कितना कर लेगा। आपने कोई टीम बनाई साथ में, टीम में कौन लोग हैं, क्या वो कोई स्पेशलिस्ट हैं। जैसे मैं और रोहन अगर दो फाउंडर्स हैं, तो हम बताते हैं कि मैं कुछ मार्केटिंग पे फोकस करती हूँ, इन्वेस्टर रिलेशन फोकस करती हूँ, रोहन डेटा और टेक पे फोकस करता है। तो हमने आपस में काम कैसे डिवाइड किया है, वो भी इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, जिस अर्ली स्टेज पे आप लोग हैं, जिस अर्ली स्टेज पे हम लोगों ने भी पैसा रेज किया है, आज तक कर रहे हैं एक्चुअली, उस स्टेज पे भी फाउंडर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टार्टअप में। तो फाउंडर इंप्रेसिव होना चाहिए, फाउंडर की डिटर्मिनेशन, फाउंडर का विजन, फाउंडर का बहुत कुछ मैटर करता है अगर फंड रेज करना है तो मतलब जो इन्वेस्टर है वो उसको मतलब आपके साथ उसका कुछ कनेक्शन, जान पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद अगर आप इस स्टेज पे है कि आप अपना बिजनेस लॉन्च कर चुके हैं और वो बिजनेस स्केल अप करने के लिए आपको पैसे रेज करने हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अपना दिखाइए कि यूनिट मेट्रिक्स क्या है आपके बिजनेस के। मतलब आप कस्टमर जो हैं वो कितने पे अक्वायर करते हैं, वो कस्टमर कितनी बारी शॉप करता है, शॉप करने से आप कितनी क्या अर्न करते हैं, और नेट अर्निंग पर कस्टमर आपकी कितनी रहती है। ताकि आप हमेशा इन्वेस्टर को ये दिखाना चाहिए कि देखो, एक कस्टमर का ये जर्नी है मेरी, उस पर मैं इतना कमाता हूँ या कमाती हूँ। और उसके बाद अगर मैं ऐसे कस्टमर को स्केल अप करूं, 100 कस्टमर लाऊं, 1000 10,000 लाऊं, तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है।
तो लेकिन अगर वो एक कस्टमर पे ही आपका अगर सही नहीं बैठेगा तो फिर कोई आपको 100 कस्टमर लाने के लिए क्यों देगा। मतलब कि अगर आपका कस्टमर कॉस्ट एक्विजिशन जो है वो 50 रुपए है और हर कस्टमर आपको 5 रुपए कमा के देता है, तो मतलब आप चाहेंगे कि कस्टमर 10 बार आपके साथ शॉप करे तब जाके आपकी रिकवरी होगी। अब अगर वो 10 बार आपके साथ शॉप करेगा 2.5 साल में, तो इन्वेस्टर सोचेगा यार ये 2.5 साल तक तो पैसे एक कस्टमर के ही रिकवर करता रह जाएगा, इसका बिजनेस में तो यूनिट मेट्रिक्स ही सही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको एक कस्टमर का यूनिट मेट्रिक्स जो है वो सही से आप अपने इन्वेस्टर को एक्सप्लेन कर सकें, बिकॉज तब उनको समझ आएगा कि ठीक है आपको भी अपने बिजनेस की पूरी समझ है और आपको इस इंडस्ट्री की पूरा पता है कि कैसे इस इंडस्ट्री में सब चीजें चलती हैं, चेंज होती हैं, और देन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वो आपके साथ भी इन्वेस्टर बने। तो इसके आई थिंक मे बी नाउ वी कैन सी सम क्वेश्चंस। अंकिता, काफी सारे आ चुके हैं जी। स्वाति जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हम सारे नहीं ले पाएंगे, टाइम कंस्ट्रेंट है। अंकिता मैम आपसे मेल पे शेयर कर देंगी। एक क्वेश्चन बनता है लेकिन हेमंत प्लीज खुद को अनम्यूट करके मैम से क्वेश्चन पूछिए। हेमंत। हाय हेमंत, आप म्यूट पे हैं इसलिए सुन नहीं रहा है। अगर हेमंत नहीं, हाँ जी मैम, हम अपने कंपनी को जल्दी से ग्रो कैसे कर सकते हैं? कुछ आइडिया, कुछ टेक्निक्स। जल्दी से ग्रो कैसे कर सकते हैं मतलब ये तो हर जना यही चाहेगा। आपके बिजनेस में मतलब क्या है, आपकी कंपनी क्या करते हैं आप? मैम हम अलग अलग टाइप्स के लैम्प्स बनाते हैं, हैंडमेड लैम्प्स बनाते हैं। ओके, तो आई वुड से कि आपको दो चीजों के बारे में देखना है कि सी आपकी ग्रोथ दो जगह से आएगी। एक तो ये कि ज्यादा कस्टमर्स को आपके लैम्प्स के बारे में पता लगे और आप कस्टमर कहाँ से लाओ, और दूसरा ये कि क्या आप इतने सारे लैम्प्स बना पाओगे जल्दी, राइट। दोनों तरीके से देखना है। तो क्या आपके पास सप्लाई सॉर्टेड है, आप स्केल अप कर सकते हो? अगर आपको आज जैसे आप 10 लैम्प बनाते हो, आपको 100 बनाने हो तो बना लोगे? यस मैम, बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब आपका सप्लाई सॉर्टेड है, तो आपको डिमांड में देखना है कि हम कहाँ से लाएं फिर। तो अब आपको देखना है कि अगर लैम्प्स है फॉर एग्जांपल, क्या उसके लिए आप गूगल पे देख सकते हैं कि अगर एड्स चलाएं कि लोग सर्च करते हैं लैम्प तो क्या होगा। आप क्या अमेजोन पे बेच सकते हो, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, क्या आप डिफरेंट रिटेलर्स के साथ टाई अप कर सकते हो। इस तरीके का आपको एक ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीजें पार्टिसिपेट कर सकें। तो आई एम श्योर आप ऐसा कुछ अभी करते होगे कि नहीं? इसमें अभी कर रहे हैं हम। तो यही सब आई थिंक ऑनलाइन को आपको बेसिकली और यूज करना होगा और मार्केट प्लेसेस को और ज्यादा लेवरेज करो। पेपरफ्राई वगैरह जगहों पे भी जो फर्नीचर शॉप्स हैं उन पे ज्यादा करना, अमेजोन पे ज्यादा करना। आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि अमेजोन पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिस्टिंग की पेमेंट करो तो क्या उससे आपको बेटर रिजल्ट आएगा। मैम बहुत बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मेरा मन कर रहा है सभी पूछ लूं, बट क्या करूं। स्नेहा को इनवाइट करूंगी, वो खुद को अनम्यूट करके आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाय स्नेहा। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ डू यू बिल्ड अ सक्सेसफुल कस्टमर बेस? सी कस्टमर बेस जो है वो जैसे अभी मैं बता रही थी हेमंत को, एक तो एक्विजिशन पे है कि आप अपनी एक्विजिशन कैसे स्केल अप कर सकते हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आपके बारे में पता लगे। बट उसके बाद सक्सेसफुल कस्टमर बेस बिल्ड करने के लिए उनका रिटेंशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस में देखना है कि उनकी जर्नी कैसी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन करें, उनको उनके साथ सर्वेस करिए कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों वापस नहीं आ रहे। एंड मेरे हिसाब से कस्टमर रिटेन करने के लिए प्रोडक्ट सही होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपका जो भी बिजनेस है आप उसमें प्रोडक्ट में जाके ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करिए कि उसी से कस्टमर्स रिटेन होंगे और वापस आएंगे मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू स्वाति जी। आपने